वेलकम डे रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोग को लास्ट में पता चलेगा, तो चले नावल की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन पैरों तक आती फ्रॉक पहने, बालों को कर्ल किए, लाइट सा मेकअप किए, वो आईने के सामने खड़ी तीसरी बार अपना दुपट्टा सेट कर रही थी। सुबह से दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई थी, लेकिन इसका कुछ अता पता नहीं था। वो अपना फ़ोन ऑफ किए न जाने कहाँ बैठा था। वो भी आईने के सामने ही खड़ी थी जब वो रूम में दाखिल हुआ था। आप कहाँ गए थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। अच्छा छोड़ें, ये बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। वो घूम कर उससे पूछ रही थी। वो खामोशी से उसे देख रहा था, जैसे ज़ाहिर कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा ना, आई एम सॉरी, वो कहती उसका हाथ थाम गई थी। मुझ जैसे मर्द का हाथ थाम रही हो तुम। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये मर्द तुम्हारे साथ क्या-क्या कुछ कर सकता है। वो सख्त लहजे में कहते हुए नरमी से इसका हाथ हटाकर अपने हाथ से हटा चुका था। आइंदा मुझ जैसे मर्द के करीब आने की कोशिश मत करना। वो चबा-चबा कर बोला था। कुछ भी नहीं करेंगे आप, जानती हूँ मैं। और मैं पास आऊँगी, क्या कर लेंगे, जो करना है कर लें आपको, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो इल्तिजाई अंदाज़ में कह रही थी। मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम। वो कहता बेड से पिलो उठाकर सोफ़े की तरफ बढ़ा था और लाइट ऑफ़ करता वहाँ लेट गया था। वो वहीं अंधेरे में खड़ी इसको देख रही थी, फिर आस्ता-आस्ता कदम उठाती ड्रेसिंग रूम में चली गई थी चेंज करने के लिए। सुज़ैन मेरी जान उठो, नाश्ता कर तैयार है, स्कूल के लिए देर हो रही है। मामा बस 2 मिनट, सुज़ैन ने मंदी सी आँखों से जवाब दिया था। 2 मिनट करते आपने 20 मिनट कर दिए। सुज़ैन मरवा ने लहजे में थोड़ी सख्ती समोकर कहा था। ओके मम्मा। सुज़ैन बंद आँखों से उठ बैठी थी। जल्दी से फ्रेश होकर किचन में आओ, मैं आपका लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। मरवा बोलती हुई रूम से निकल गई। कुछ ही देर में सुज़ैन यूनिफॉर्म पहने फ्रेश सी किचन में रखे डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। मम्मा आज मैं आयज़ा के लिए भी नगेट्स लेकर जाऊँगी। सुज़ैन ने दूध का गिलास छोटा सा घूंट पड़ते हुए मरवा को अपनी बात बताई थी। ओके गुड़िया, मरवा ने लंच बॉक्स बंद करते हुए कहा। भी वो मरवा को कुछ और कहती, बेल की आवाज़ ने दोनों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। अपने अंकल देखा, आपके अंकल आपको लेने आ गए हैं, जल्दी चले। मरवा बैग उठाती सुज़ैन का माथा चूमकर इसे बाहर की तरफ ले आई थी। वैन में बैठकर वापस अंदर आई थी और सादिया बेगम का नाश्ता बनाकर ट्रे में रखती इनके कमरे की जानिब बढ़ गई थी। अम्मी नाश्ता कर ले, इसने तस्बीह बढ़ती सादिया बेगम को देकर कहा। चली गई सुज़ैन स्कूल। उन्होंने ट्रे टेबल पर रखती मरवा को देखते हुए पूछा था। जी चली गई है। ट्रे में से अपने चाय का कप उठाते हुए मरवा ने जवाब दिया। सादिया बेगम ने नाश्ता करते सर आराम हिला दिया था। वो टीवी पर लगी तलावा सुनने में मसरूफ़ थी। बेटा आपने गुलदानों में ताज़ा फूल लगा दिए हैं? सदफ बेगम ने कपड़े इस्त्री करती मुलाजमत से पूछा था। मैंने सारे घर के गुलदानों में ताज़ा फूल लगा दिए हैं। वो सर को जंबिश देते हुए बाहर निकली। सजाद वो बाहर आती हुई मुलाजमा को आवाज़ दे रही थी। जी बीबी जी सजाद इनके सामने खड़ा पूछ रहा था। आप एंट्रेंस को अच्छी तरह डेकोरेट कर दें, यहाँ फूल लगाएं। वो सजाद को बताती हुई अंदर की जाने बढ़ी थी। आज तो राबे बेगम के पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। अरे बेगम आप इतनी परेशान ना हो, रहील साहब सामने से आते हुए इनको देखकर मुस्कुराते हुए कह रहे थे। आप जानते तो हैं पूरे 8 साल बाद वो इस घर में वापस आ रहा है और मूडी भी तो बहुत ज़्यादा है। आपका बेटा न जाने कब कौन सी बात बुरी लग जाए। राहिल साहब ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया था। उनको लेकर कमरे की तरफ बढ़े थे। सब ठीक होगा, बिला वजह परेशान मत हो। वो उनको समझाते उनका हाथ थाम कर चल दिया था। वो रूम में बैठी थी कि जोहन के कमरे में आई थी। कैसी लग रही हूँ मैं? वो अपने सामने बैठी राबे बेगम से पूछ रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। एयरपोर्ट के लिए कब निकलना है? जोहा आने में अपना अक्स देखते हुए पूछ रही थी। हाशिम ने किसी को भी एयरपोर्ट आने से मना किया है। इनका कहना है कि वो ड्राइवर के साथ आ जाएंगे। ड्राइवर इनको लेने के लिए निकल चुका है। अब तक तो वो आने वाले होंगे वो लोग। आप एक बार इनका रूम चेक कर ले बेटा, किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। वैसे तो सलमान ने सब देख लिया, लेकिन आप जानते हैं ना, अगर कोई कमी रहेगी तो मुलाजमों की शामत बुला लेकर। राबिया ने तफसील से बताते हुए कहा था। अब आराम करने में देख लेती हूँ, कहते हुए वो रूम से बाहर निकली। मैं मुलाजमा हूँ ना इस घर की, कभी ये कर दो कभी वो कर दो। बाहर खड़ी देवी चिराग उससे बोल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वो लॉन से एंट्रेंस की तरफ आते हुए बोल रहा था। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा शहजादा? राबिया बेगम ने इसका माथा चूमते सर में हाथ फेर रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। मामा अब वो राहिल साहब से पकड़ केर होता हुआ इनका हाल चाल पूछ रहा था। हाय हाशिर, जोहा ने कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया था। हेलो कैसी हो? उसके बढ़ते हाथ को इग्नोर करता हुआ पूछ रहा था। अब क्या मुझे यहीं से वापस भेज देंगे? अभी कोई इसकी इस हरकत पर नोट करता, कभी शोही से कहता। राबिया बेगम को अपने साथ लगाए अंदर की जाने बढ़ गया था। रहील साहब ही मुस्कुराते हुए इसके पीछे चल दिए थे। अकरू टूट कहेंगे। इतने साल बाहर गुजारने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं बदला, वही पुरानी सोच। वो बाहर खड़ी मुंह बनाती हुई पैर पर रखती अंदर की जाने बढ़ गई थी। लाउंज में सब बैठे बातों में मसरूफ थे। अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, राबिया बेगम ने हाशिम के चेहरे को देखते हुए कहा था।
कहा कि आपका एक बार भी दिल नहीं चाहा अपनी मम्मा से मिलने का? वरना माँ को से पूछती थी, "मम्मा आप जानती तो हैं मैं पहले स्टडी और फिर जॉब पे कितना बिज़ी हो गया था मैं। आप इन सब के बावजूद मैं आपको कितना मिस करता था, आपको आइडिया नहीं है। आपकी हेल्थ की वज़ह से मैं आपको वहाँ अपने पास भी बुला नहीं सकता था। लेकिन आप फ़िक्र मत करें, मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा।" वो लाड से राबिया बेगम के हाथ को चूम रहा था। और हाशिम भाई का यहाँ आने का प्रोग्राम है, वो आए क्यों नहीं? अभी तक वो राहील साहब से मुखातिब हुआ। हाँ, आना तो था लेकिन कोई इमरजेंसी काम आ गया था इसलिए नहीं आ सका। वो सोचते बताने लगे थे। हाशिम और राहील साहब कई बार हाशिर को लंदन मिल चुके थे, इसलिए हाशिम की गैर मौजूदगी का किसी ने बुरा नहीं मनाया था। ठीक है, मैं कुछ देर टेस्ट कर लूँ फिर मिलता हूँ आपसे, वो उठते हुए कह रहा था। हाँ बेटा, आप जाओ रेस्ट करो, फिर हम डिनर साथ करेंगे। और कि मामा, वो कहता हुआ रूम की तरफ बढ़ गया था। मैं शौक कर आती हूँ। जोहा कहते हुए इसके पीछे चली गई थी। कैसा लगा अभी वो कमरे में दाखिल हुआ था कि जोहा इसके पीछे आती पूछ रही थी। अच्छा, इसने इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए कहा था, मैंने खास आपके लिए दिन रात लगा के इसको सेट किया है। वो सफाई से झूठ बोलते वो ये कह रही थी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, कोई भी कर देता, घर में इतने मुलाजिम है। इसने उतारकर कहा, अब आप ऐसे तो नहीं कहें, मैंने बहुत मेहनत से इस रूम को सेट किया है। बस की आंखों में देखते हुए बोल रही थी। जी? हाशिर ने हैरत से कहा था, कैसी लग रही हूँ? इसकी बात पर वो घबरा कर बात बदल गई थी। ठीक ही लग रही है, वो जान छुड़वाने वाले अंदाज में बोला। बस ठीक। जोहा ने आंखें खोल कर इसको देखा। वो जो सुबह से इसके लिए तैयार हो रही थी, इसके बस ठीक कहने पर जल भुन कर रह गई थी। मुझे कुछ देर के लिए रेस्ट करना है। अपने माथे को 2 उंगलियों से मसलता हुआ बोला था। ओके अखरू, लहजे में कहती वो बाहर निकली थी। इसके बाहर निकलते हुए जोर से दरवाजा बंद करता, लंबी सांस खारिज करता बेड पर दराज हो गया था। इसको इस घर में आया आज दूसरा दिन था। इस वक्त वो कमरे में खड़ा दीवार पर लगे इस फ्रेम को मुस्कुरा कर देखता, पुरानी यादों में खोया हुआ था। इस फ्रेम में लगे सफ़ेद पेपर पर 3 हाथों के मुख्तलिफ रंगों के प्रिंट्स थे। इनके नीचे इन तीनों के नाम लिखे थे। माहिदा, हाशिर, मरवा। वो ज़ेरे लब इन नामों को दोहराते हुए मुस्कुराया था। मरवा के नाम पर इसके लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। तभी वो आईने में देखता, अपने बालों को सेट करता, कार कीज उठाकर बाहर निकला था। कुछ ही देर में इसकी गाड़ी एक गेट के सामने रुकी थी। गाड़ी से उतरकर इसने अपनी बेल देनी ही चाहिए थी कि दरवाजे पर लगे ताले पर इसकी नजर पड़ी। ये कहाँ गए हैं, कब तक आ जाएंगे? पास से गुजरते लड़के को रोककर आशी ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा था। ये तो 3 साल से यहाँ से जा चुके हैं। लड़के ने इसके चेहरे को देखते हुए बताया था। क्या, कहाँ और क्यों गए हैं? इसने एक ही सांस में हैरत से पूछा था। कहाँ का तो नहीं पता, लेकिन जब से इनके बेटे और बहू की एक्सीडेंट में डेथ हुई है, इसके बाद से ये लोग जा चुके हैं। इस लड़के ने जाते हुए रोककर बताया था। वो वहीं खड़ा बेध्यानी में इस लड़के को जाते हुए देखकर अपनी सोचों में उलझा था। फिर आस्ता आस्ता चलता हुआ गाड़ी तक आया। इसके दिल ने शिद्दत से मरवा के मिल जाने की दुआ की थी। अभी वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता कि इसके मोबाइल पर रिंग हुई थी। याद आ गई भाई की इस्लाम दुआ के बाद वो ज़रा शौक से लहजे में बोला था। फिर तो मुझे आ ही कि इतनी बिजी रूटीन में भी तुम्हें अभी भी नहीं आई। वो भी इसका भाई था, कैसे खामोश रहता। मैंने लैंडलाइन से कॉल की थी जनाब, पर्सनल नंबर तो आपका बंद था। भाभी से बात हुई, राइजा से भी, उन्होंने बताया आप बिजी हैं। वो डिटेल बताता हुआ बोला था। अच्छा, न छोड़े इन सब बातों को, हाशिम ने हार मानते हुए कहा। वो जानता था इसका भाई अब हार मानने वालों में से नहीं है। जी जी हुक्म करे, हाशिम ने बेहद अदब से हंसते हुए कहा था। काश तुम इतनी फरमाबरदारी से मेरी बात भी मान लो। और दूसरी तरफ से मायूसी से बोला गया था। ओके, और कोई हुक्म? हाशिम फौरन हामी भरते हुए कहता है। हाशिम को हैरान कर गया था। वाकई तुम आ रहे हो इस्लामाबाद? हाशिम अभी भी हैरत से पूछा था। अगर आप कहते हैं तो नहीं आता, हाशिम ने शरारत से कहा था। अरे नहीं नहीं, कब तक आओगे? इससे पहले कि वो इनकार करता, हाशिम जल्दी से बोला था। इसके अंदाज पर हाशिर का कहका गाड़ी में गूंजा था। कुछ देर पहले वाली अफसरदगी कहीं भी नहीं थी। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून कहते हुए हाशिम ने फ़ोन रखा और अपना फ़ोन डैशबोर्ड पर डालते हुए हाशिम ने गाड़ी चला दी थी। ये देखिए, ये वाली डॉल बाबा मेरे लिए लाए हैं। वो पूरे रूम में खिलौने बखेरे एक एक करके हाशिर को दिखा रही थी, जो भी कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद पहुंचा था। हाशिम से अभी तक इसकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन नसीरा भाभी इसको बता चुकी थी कि वो लंच पर घर आएंगे। हाशिर बताए बगैर सरप्राइज देने वाले के लिए यहाँ आ गया था। फिर वो आयजा के साथ इसके खिलौनों के दरमियान उलझा बैठा था, जो इससे कभी अपनी डॉल्स के हेयर स्टाइल बनवाती तो कभी छोटे छोटे बर्तनों में चाय के नाम पर इसको पानी पिलाती। चाचू कैसी बनी है चाय? आयजा अपनी डॉल अपने हाथ में लिए हाशिर से पूछती थी। बहुत अच्छी। वो पानी का घूंट भरते हुए बोला था। वो खुशी से भी अपनी डॉल्स के ड्रेसेस अपने चाचू को दिखाते। हाशिम के सलाम की आवाज़ पर बाहर की तरफ भागी थी। बाबा, वो कहती इससे लिपटी थी। आपको पता है चाचू आए हैं? वो जोश और खुशी से भी बोल रही थी। वालेकुम सलाम कमरे से आता हाशिर भी सलाम का जवाब देते हुए अपने भाई के गले लगा था। एक दूसरे को गले लगाए वो कुछ देर यूं ही खामोशी से खड़े रहे थे। मामा पापा कैसे है? अलग होते हुए हाशिर ने पूछा था। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, खाना लग चुका है। अभी कुछ और बोलता कि सीरत ने वहाँ आते हुए दोनों को खाने के लिए बुलाया था। चलो, हाशिर इसका हाथ थाम कर आगे बढ़ा था। ऐसा इन सब अब इन आगे की तरफ अंदर की तरफ भागी थी। खाने के टेबल पर वो बैठे सभी
खाना खाते बातों में मसरूफ़ थे। इन लोगों ने बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया था। वो अब मरवा के मामले में अपने भाई से बात करना चाहता था। इसकी कोशिश के बावजूद वो उसे कहीं नहीं मिली थी। मिलती भी कैसे, वो लोग तो शायद अपना शहर तक बदल चुके थे। वो मॉल में शॉपिंग करके बस वापस जाने वाली थी कि चलते-चलते सुज़ैन के बुलाने पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। अभी वो सुज़ैन की बात सुनती कि सामने से आते चट्टानी वजूद से बुरी तरह टकराई थी और हाथों में मौजूद सारे शॉपिंग बैग ज़मीन पर ओस हो गए थे। चकरा कर ज़मीन पर हाथ रखते इसने सामने खड़े शख्स को देखा। फिर वो गुस्से में कुछ बोलती कि सामने खड़े शख्स को देख इसका दिल तेजी से धड़का था। आई एम सो सॉरी, अपने सामने खड़ी इस लड़की को देखता हुआ बोला था, झुककर शॉपिंग बैग उठाने लगा। मरवा भी जमीन पर बैठी और अपने कामड़े हाथों से शॉपिंग बैग उठाने लगी। इसके हाथों की लर्जिश हाशिर से छुपी ना रही थी। अगेन आई एम सॉरी। शॉपिंग बैग मरवा को थामा था। वो एक बार फिर शर्मिंदा लहजे में बोला था। सुजैन का हाथ थामते वो तेजी से वहां से निकली थी और कंधे उचकाता हुआ दोनों हाथ फिजा में बुलंद करता मुड़कर इस लड़की को जाते हुए हैरत से देख रहा था। थैंक्स ही कह देती। वो सर झटकर खुद से कहता आगे बढ़ गया था। चाचू वो जोर से चिल्लाई थी, वो देखो सुजैन, मेरे चाचू मुझे लेने आए हैं, चलो मैं तुम्हें इनसे मिलवाती हूँ। वो दोनों चलती हुई हाशिर के पास आई थी। चाचू, वो कहती इसके पास आई और इसका बैग इसके कंधे से उतार कर पकड़ चुका था। चाचू, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट ग्रे फ्रेंड है सुजैन, और सुजैन ये मेरे हाशी चाचू हैं। हाय सुजैन, हाउ आर यू? वो प्यार से कहता सुजैन के गालों को टच करता हुआ पूछ रहा था। सुजैन अभी वो कुछ बोलती कि अपने नाम की पुकार सुनकर इसने गर्दन मोड़कर देखा था। मरवा इसको देखती उसकी तरफ आ रही थी। मामा, ये मेरी फ्रेंड है आयजा, और ये आयजा के चाचू हैं हाशिर। आयजा एंड चाचू ये मेरी मामा हैं। सुजैन मरवा की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोली थी। हाशिर का नाम सुनकर मरवा का दिल एकदम तेज से धड़का था। वो एक नज़र इसको देखकर आंखें झुका की थी। हाशिर इसको पहचान चुका था। यकीनन वही लड़की थी जो मॉल में इससे टकराई थी। इसकी झिझक को महसूस कर चुका था, लेकिन वो वजह नहीं जानता था वो क्यों इससे कतरा रही थी। वैसे आपको मेरा चाचू बोलना बुरा तो नहीं लगा? अभी वो मरवा कुछ बोलती कि सुजैन हाशिर को देखते हुए पूछ रही थी। इसकी बात पर हाशिर के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आई थी, जो मरवा का दिल एक बार फिर से धड़का गई थी। नहीं प्रिंसेस, मुझे बहुत अच्छा लगा इतनी प्यारी सी गुड़िया का चाचू बनकर। वो इसको मुस्कुराता हुआ देख कर बोल रहा था, जब इसकी नज़र मरवा की तरफ उठी थी, जो न जाने कि उसकी तरफ देखने से इज्तनाब कर रही थी। आपको पता है चाचू, मामा भी मुझे प्यार से गुड़िया ही बोलती हैं। चले सुजैन। अभी हाशिर सुजैन की बातों का जवाब देता कि मरवा इसका हाथ पकड़ते बोली, जी मामा। वो अफसरदगी से बोली थी, हाथ के इशारे से लोगों को बाय करती हुई अपने मामा का हाथ हमें इनके पीछे चली गई थी। हाशिर और आयशा भी इसको बाय बोलते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे। वो दोनों घर के करीब टाउन में बने पार्क में एंटर हुए और सामने ही आयशा साइकिल पर बैठी हाथ हिलाती सुजैन को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। वो इसको आवाज़ देती साइकिल चलाकर अब इन लोगों की तरफ ही आ रही थी और इसके पीछे आस्था से कदम चलता हाशिर भी इसी तरफ आता दिखाई दे रहा था। आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी दोस्त भी आ रही है? मरवा ने गर्दन मोड़कर सुजैन को पूछा। मामा, मैंने दादा को बताया था। सुजैन बोलती हुई अपनी तरफ आई थी। आयशा की तरफ बढ़ी थी। वो चारों ही अब बच्चों के लिए बने प्लेग्राउंड में आ चुके थे। मरवा ग्राउंड में बने सीमेंट के बेंच पर बैठ चुकी थी। हाशिर इन दोनों की रेस लगवा रहा था। आयशा का घर भी पार्क के करीब ही था। वो दोनों पहले भी अक्सर पार्क आया करती थी और अब आज वो शायद दोनों स्कूल में रेस लगाने की प्लानिंग करके आए थे। इनको साइकिल चलाते देखकर वो मासी की किसी याद में खोई थी। हाय, वो पीछे से भाग कर आता कॉरिडोर में चलती मरवा के पास आकर रुककर बोला था। हेलो। मरवा ने मुड़कर देखा। मुझे एक फेवर चाहिए थी तुमसे। मरवा वो कुछ परेशान सा था। क्या फेवर चाहिए? मरवा ने चेहरा हाशिर की तरफ मोड़कर पूछा था। तुम जानती हो ना, कल मैं बहुत बिजी था तो मैंने अपने इंग्लिश की असाइनमेंट नहीं बना सका। प्लीज़ तो मेरी असाइनमेंट बना दो। क्यों मन्नत करते हुए कह रहा था। ओके, सोचूंगी। वो अपने चेहरे पर आए बालों को उंगली पर घुमाते हुए एहसान करने वाले अंदाज में बोली थी। सोचने का वक्त नहीं है ना मरवा? वो ऊंची आवाज में लेकिन इल्तिजाइया लहजे में बोल रहा था। ओके, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या कुछ सोचते हुए बोली थी। डन। उसकी शर्त सुने बगैर बोला था। अरे सुन तो लो। नहीं, मुझे मंजूर है। हाशिर को इस वक्त सिर्फ अपनी असाइनमेंट की फिक्र थी। चलते चलते वो लोग अब क्लासरूम में आ चुके थे। लो तुम्हारी असाइनमेंट। वो अपने बैग से असाइनमेंट निकाल कर इसको थमाते हुए बोली थी। वो सारी नज़र से देख रहा था। मैं जानती थी तुम्हें असाइनमेंट बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने तुम्हारी असाइनमेंट बना दी थी, लेकिन अब अपनी शर्त से पीछे ना हटना। वो उसको अपनी शर्त याद दिलाते हुए बोली थी। वैसे बाय द वे तुम्हारी शर्त क्या थी? असाइनमेंट की टेंशन खत्म हुई थी। उसका ध्यान शर्त की तरफ भी गया था, जिसको पूरा करने का वो वादा कर चुका था। हम तो शर्त ये है कि तुम मुझे साइकिल चलाना सिखाओगे। वो हाथों को नचा कर बोली थी। बट हाशिर का तो हैरत से मुंह ही खुल गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो जितना भी इसको सिखाने की कोशिश करे, वो बस 1 मिनट में ही साइकिल के साथ साथ खुद को भी गिरा लेगी, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था। वो गर्दन रख कर बोली थी,
नो प्लीज़, वो चेहरे पर शब्द की तारीकी बोला था, यस उसको घुरती हुई बोली थी। आखिर वो इसकी बात मान गया था क्योंकि कोई और चारा नहीं था। एक्सक्यूज़ मी, अपने पास आती आवाज़ पे उसके ख्यालों का तसलसल छूटा था। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो उसके पास ही खड़ा से मुखातिब था। इतने अरसे बाद उसका मुखातिब किए जाने पर मरवा का दिल धड़का था। सॉरी, वो अपनी सोचों में इसकी बात सुन ही ना पाई थी, इसलिए सवाली नज़र से देखने लगी। आप कुछ लेंगी? वो पार्क में लगे स्टॉल की तरफ इशारा करते से पूछ रहा था। नो थैंक्स, वो मुस्कुराकर कहते नज़र फेर की थी। वो खुद भी कहाँ इस लड़की से सामना करना चाहता था जिसकी आंखें हमेशा से बेचैन कर देती। तो आज तो मरवा ने अपने चेहरे को मास्क से ढांप रखा था जिसकी वजह से उसकी आंखें हाशिर को मजीद बेचैनी में मुब्तला कर गई थी। मरवा के इनकार पर वो हल्की सी जंपिश देता स्टॉल की तरफ बढ़ा था। मरवा की निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया। वो वाकई अपने बचपन के दोस्त को पहचान न सका कि अपनी ज़िंदगी में मायता के साथ इतना खुश और मुतमिन था कि इसको कोई और याद ही नहीं था। वो अपनी सोचों में गुम थी, इसी को देख रही थी जो आइसक्रीम लिए सुज़ैन और आयशा की तरफ बढ़ रहा था। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद उन लोगों की तरफ बढ़ी थी। चलो सुज़ैन बेटा, घर चले, शाम होने वाली है। दादो हमारा वेट कर रही हूँ क्योंकि मामा। सुज़ैन अपनी साइकिल उठाती आशिर और आयशा को बाय करती मरवा के साथ बाहर की तरफ बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम राबिया बेगम को देखकर वह शॉक्ड हुई थी। वालेकुम सलाम। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोली थी, आए अंदर आए। इन लोगों को वो डाइनिंग रूम में ले आई थी। आंटी सुज़ैन कहाँ है? आयशा इसको देखते हुए पूछ रही थी। आप लोग बैठे, मैं बुला कर लाती हूँ, सादिया बेगम सुज़ैन को बताती हुई वो डाइनिंग रूम में चली गई थी। जैसे ही सादिया बेगम डाइनिंग रूम में दाखिल हुई थी, इनको हैरत और खुशी का कोई ठिकाना ना था। और यही हाल राबिया बेगम का था। वो भी सोफे से उठती हुई सादिया बेगम के गले लगी थी। पास इन लोगों से अनजान सुज़ैन और राइज़ा एक-दूसरे के साथ बातों में मसरूफ़ अपनी ही दुनिया में मगन थे। डाइनिंग रूम से बाहर खड़े मरवा अपने दाँतों में लब दबाए आने वाली आवाज़ों को सुन रही थी। वो जानती थी वो लोग एक-दूसरे को पहचान जाएँगी क्योंकि मरवा और हाशिर की वज़ह से वो दोनों कई बार स्कूल में पीटीए में मिल चुके थे। मरवा कैसी है? राबिया बेगम बैठते हुए पूछ रही थी। बिल्कुल ठीक है, अब यहीं पर खड़ी थी। उन्होंने आवाज़ दी। इनकी बात सुनकर वो अंदर आए थे और राबिया बेगम के पास बैठी। राबिया बेगम ने प्यार से बैठे-बैठे ही गले लगाया था। मुझे तो लगा था सुज़ैन की मम्मा हैं ये, मैंने तो पहचाना ही नहीं था। इतनी छोटी थी जब देखा था। सुज़ैन और आयशा डाइनिंग रूम से जा चुके थे। यकीनन वो आयशा इसको अपने खिलौने दिखाने के लिए लेकर गई थी। और आप बताएँ हाशिर बेटा कैसा है? शादी कर दी? सादिया बेगम ने राबिया बेगम से पूछा था। नहीं, अभी नहीं, बस बहुत जल्द कर दूँगी। इनकी बात सुनकर जहाँ मरवा ने बेहद हैरत का शिकार हुई थी, वहीं इसका दिल बेचैनी से धड़कने लगा था। उसने जल्दी से उठकर चाय का टेबल सेट करती मुलाज़िमा का साथ दिया और रूम से निकल गई थी। आपकी बहू और मेहराब कहीं नज़र नहीं आ रहे। राबिया बेगम के पूछने पर सादिया बेगम का चेहरा बेइंतहा आंसू से तर हुआ था। इन दोनों की तो कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, इसलिए सुज़ैन मरवा को मामा कहती है। इसकी बातें सुनकर राबिया बेगम की आंखें भी नम हुई थी। इसी वक्त वो दोनों चहकती हुई डाइनिंग रूम में आई थी। दादो, अब तो आपकी भी फ्रेंडशिप होगी। सुज़ैन की दादो से आयशा राबिया बेगम से लिपटी बोली थी। आपको पता है, मैं और सुज़ैन के दादो तो बहुत पहले से दोस्त हैं और आपके चाचू हाशिर और मरवा आंटी भी बचपन के दोस्त हैं। वो भी आपके और आयशा की तरह क्लास फेलो थे। रियली? इनकी बात सुनकर सुज़ैन और आयशा बेतहाशा खुश होती। अपनी आंखें पूरी खोलकर एक दूसरे को देखते गले लगा रही थी। इनकी खुशी पर राबिया और सादिया बेगम दोनों ही मुस्कुराती उनको देख रही थी। अंदर दाखिल होती मरवा फिर राबिया बेगम की बात सुन चुकी थी। सुज़ैन और आयशा की खुशी भी इससे छुपी ना थी। आशिर इनको छोड़कर जा चुका था, लेकिन इनको लेने के लिए ड्राइवर आया था। आयशा अपनी दोस्त से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी और ये जानकर बहुत खुशी हुई थी जहाँ दोनों की दादों भी फ्रेंड्स थी और आंटी और चाचू भी फ्रेंड्स थे। वाह गुड़िया, तो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी फ्रेंड से मिलकर। वो भी घर में दाखिल हुई थी कि लाश में बैठा आशिर को देखकर आशिर आयशा को देखकर बोला था, चाचू आज तो आपकी और दादों की दोस्त भी मिली हूँ। मेरी दोस्त? वो हैरत से पूछ रहा था। जी, दादों ने बताया कि मरवा आंटी जो सुज़ैन की मम्मा है वो आपके बचपन की दोस्त है और आप दोनों क्लास फेलो थे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? दादू लास्ट में एंटर होते राबिया बेगम को भी अपनी बात में शामिल करते हुए बोली थी, जिन्होंने इसकी बात पूरी तो ना सुनी थी, लेकिन वो जानती थी कि वो हाशिर को यकीनन सादिया मरवा के मुतालिक बता रही है। हाँ, मेरी बेटी थी, ठीक कह रही है। राबिया बेगम ने जवाब दिया था। क्या वाकई में अम्मी आप मरवा से मिली? वो हैरत से पूछ रहा था। हाँ बेटा, वो तो बिल्कुल ही बदल चुकी है। मैंने तो इसको पहचाना ही नहीं कि मरवा है। वो तो सादिया ने बताया तो मैं हैरान हुई कि वही मरवा है। इन लोगों की बातें सुनकर आशिर को यकीन नहीं आ रहा था। ज़ुबैर बेगम इसको मेहराब की उसकी बीवी के बारे में बता रही थी, लेकिन इसके बारे में वो तब ही जान गया था जब वो इनके घर मरवा को ढूंढता हुआ गया था। लेकिन इसका ध्यान इस बातों की बजाय अपनी सोचों पर था। वह हैरत और परेशानी में वहाँ से उठ गया था। वो इस वक्त टेरेस पर खड़ा बेहद परेशान था। वो इसके बचपन की दोस्त थी, हमेशा हंसती खेलती शरारतें करती, और अब क्या से क्या हो गई थी इसकी ज़िंदगी से। इसीलिए हमेशा इसकी आंखें से शिकवा करती महसूस करती थी। वो कितना बेवकूफ़ था कि अपने बचपन की दोस्त को ही ना पहचान सका था। कितना बुरा लगा होगा इसको मेरा इसको ना पहचाना। पलों में हाथ फेरता मुसलसल इसी के बारे में सोच रहा था। कितनी तकलीफ हो रही थी इस वक्त इसे जान के कि सुज़ैन की मामा ही इसकी वो बचपन की दोस्त है जिसे वो ढूंढ रहा था।
इतना अपनी दोस्त की शादी इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, जितना इसको ये बात डिस्टर्ब कर रही थी कि सुज़ैन के पापा की डेथ हो चुकी है। यानी इतनी छोटी-सी उम्र में इसके दोस्त से इसका शौक छिन गया और वो अकेले भी अपनी बेटी की परवरिश कर रही है। इस वजह से और परेशान कर रही थी। पहले भाई-भाभी का गम और फिर शौहर की जुदाई, कितना कुछ झेल रही थी। कुछ सोचते हुए एक फैसला करता रूम में आया था। इस वक्त वो दोनों रेस्टोरेंट में आमने-सामने बैठे थे। रात को मरवा ने गम और गुस्से की अज़ियत की कैफ़े में इसको मिलने के लिए मैसेज किया था। इस वक्त वो मरवा के सामने बैठा था। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, बेहद संजीदगी से कह रही थी। हाँ, कहो। वो उसके संजीदा तासुरात देकर बोला था, सुज़ैन मेरी बेटी नहीं है। वो एक ही सांस में कहती इसके सर पर बम फोड़ चुकी थी। क्या कह रही है? वो हैरत से इसके चेहरे को देख रहा था। हाँ, वो मेहराब भाई की बेटी है। इसने मुझे मामा कहना शुरू किया तो हमने कभी इसे मना नहीं किया, क्योंकि वो अपने माँ-बाप के साथ एक्सीडेंट में अपनी माँ को खो चुकी थी। वो खुद पर ज़ब्त किए बोल रही थी, तुमने ये बात बताने के लिए अगर मुझे यहाँ बुलाया है तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ना मुझे पहले तुम्हारी बेटी होने से फ़र्क पड़ता था, ना अब तुम्हारी भेजी हुई बांझी होने से। वो इसका चेहरा देखते हुए कह रहा था। इसके बाद वो तल्ख़ी से मुस्कुराकर सर चढ़ लगी थी। अब क्या वजह है मुझसे शादी करने की? पहले तो मुझ पर तरस खा के हमदर्दी में मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन अब क्या वजह है? उसका दिल दुखा कर बोल रही थी, तुम क्या लावारिस हो जो बेसहारा हो, अपाहिज हो, जो मैं तुम पर तरस खाऊंगा या तुमसे हमदर्दी करूंगा? इसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। उसका क्लच में बोला था, हाँ तो क्यों शादी करना चाहते हो मुझसे? वो जरा सा आगे की तरफ झुककर दोनों हाथ टेबल पर टिका कर बोली थी, मरवा तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। जब तुम्हें ढूंढता हो मैं तुम्हारे घर गया था, तुम मुझे नहीं मिली। तुम मेरा दिल बुझ सा गया था। जब मुझे पता चला कि सुज़ैन की मम्मा मेरी बचपन की दोस्त है, तब मैं समझा था कि तुम्हारे शौहर की डेथ हो चुकी है। तब मेरे दिल ने शिद्दत से दुआ की, काश सुज़ैन की मम्मा मेरी बचपन की दोस्त मरवा ना हो। तुम्हें जब भी उदास देखता हूँ तो मेरा दिल तड़प जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मिलकर मैंने इतने अरसे बाद दोबारा ज़िंदा हो गया हूँ। मरवा, क्या इस सब के बाद भी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? वो बेहद नरमी से कहता, मरवा का हाथ थाम गया था, मुझे घर जाना है। वैसे हाथ छुड़वाती बोली थी, फिर मैं हाँ समझू। वो शौक़ी से कहता, उसका चेहरा देख रहा था। नहीं, खड़ी होते हुए बोली थी, प्लीज़ मरवा। वो इल्तिजाया लहजे में बोला था, आप अम्मी से बात कर लें। वो शर्म से चेहरा मोड़ कर बाहर की जानिब बढ़ी थी। वो बालों में हाथ फेरता उसके पीछे बाहर की जानिब बढ़ा था। आज राबिया बेगम अपनी पूरी फैमिली के साथ सादिया बेगम के घर आई थी। सवाए हाशिम के सभी मौजूद थे। इसे किसी ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए वो नहीं आ सका था। इस वक्त सब लोग डाइनिंग रूम में बैठे बातों में मसरूफ़ थे। वो चाय बनाती सबको कप थमा रही थी। जब वह एक कप हाथ में लिए हाशिर की तरफ बढ़ाई थी, तो कप के साथ-साथ इसने शरारत से इसका हाथ भी पकड़ चुका था। मरवा ने घबरा कर जोर नज़रों से सबकी तरफ देखा, कोई भी इनकी जानिब मुतवज्जा न था। मरवा ने घूर के से हाथ छुड़वाया था। वो हाथ छुड़वाकर राबिया बेगम के पास बैठी थी। तभी राबिया बेगम ने उसका हाथ पकड़ चुकी थी। सादिया, आज हम लोग तुमसे अपनी बेटी मांगने के लिए आए हैं, तो मरवा को मेरे हाशिर की दुल्हन बना दो। राबिया बेगम ने सादिया बेगम से कहते हुए प्यार से मरवा के सर पर हाथ फेरा था। मरवा शर्म से दोहरी होते हुए सर पूरी तरह से झुका गई थी। सादिया भाभी, हम आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखेंगे। इसको अपनी बेटी और अपने घर की मलका बनाकर रखेंगे। जिस तरह सीरत बेटी हमारे घर में खुश है, बिल्कुल वैसे ही मरवा को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। जी आंटी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अंकल आंटी घर के किसी फर्ज से कोई मसला नहीं है, और मरवा भी बहुत खुश रहेगी। आप देख लीजिएगा। वैसे भी हाशिर मरवा से बहुत मोहब्बत करता है। वो कहती हुई आखिर में हाशिर को देखने लगी थी। इसकी आखिरी बात सुनकर मरवा को अपने गाल दुखते हुए महसूस हुए थे। मुझे इस बात में किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि आप लोग बहुत अच्छे ख़ानदानी लोग हैं, और हाशिर तो बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है, और अपने हाशिर की तरह ही अज़ीज़ है। मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं है। वो कहती अपने साथ वाले सोफे पर बैठे हाशिर के सर पर हाथ फेर रही थी। तो ठीक है फिर मरवा, आज से मेरे हाशिर की हुई। राबिया बेगम ने कहते हुए बैग से एक अंगूठी निकालकर मरवा के दाएं हाथ में पहना दी थी। मरवा का दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था। इसका दिल चाह रहा था वो यहाँ से कहीं गायब हो जाए। हाशिर के सामने बैठना इसे बहुत मुश्किल लग रहा था। तभी सादिया बेगम के कहने पर मुलाजिमा मिठाई लेकर आई, तो राबिया बेगम ने सबसे पहले मिठाई मरवा के मुंह में डाली थी, जबकि सीरत भाभी ने उठकर मिठाई का एक टुकड़ा हाशिर के मुंह में डाला था। बहुत मुबारक हो देवर जी, वो मुस्कुराकर कहती अपनी शाह से सबको हँसा गई थी, जबकि वो मिठाई का एक टुकड़ा मरवा के मुँह में ही डाल चुकी थी। भाभी, हम मंगनी वगैरह की रस्म नहीं करेंगे, बल्कि हम जल्द से जल्द अपने बेटे को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। राहील की बात पर मरवा ने नज़र उठाकर हाशिर को देखा, जो उसी को देखने में मसरूफ़ था। मरवा के इस तरह देखने पर वो आँख बंद करता मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ हरकत पर मरवा ने एक बार फिर सर झुका लिया था। दिल में इसे बेशर्म का अलकाब भी दे चुकी थी। जी भाई साहब, अब तो ये आप लोगों की इमानत है, मेरे पास जब चाहें ले जाएं। हाँ तो बस ठीक है, आज से 10 दिन बाद हम बारात लेकर आएंगे और अपने हाशिर की दुल्हन को अपने साथ लेकर जाएंगे। हमें बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता, और शादी की तैयारियों की बिल्कुल कोई फिक्र नहीं करे, सब कुछ हो जाएगा। हमें बस अपनी बेटी चाहिए। राबिया बेगम मरवा को अपने से हाथ लगाकर कह रही थी। इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था कि हाशिर ना सिर्फ अब शादी के लिए माना है, बल्कि वो खुद मरवा से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर चुका था, तो फिर वो क्यों इनकार करती? सादा बेगम हंसते हुए सर हिला की थी। वो भी जल्दी से अपनी बेटी के फ़र्ज़ को सरअंजाम देना चाहती थी, और हाशिर एक बहुत अच्छा लड़का था। इनको वो हमेशा से मरवा के लिए पसंद था, तो फिर वो क्यों सोचने के लिए वक्त लेकर मज़ीद लेट करती।
वो बेड पे बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। इसने ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया था, वो रूम में आ गया था। इस वक़्त वो घूँघट निकाले बैठी थी। हाशर को इसे इस अंदाज़ में बैठा देखकर हँसी आई थी, क्योंकि सारे फंक्शन में इसने घूँघट नहीं निकाला था। अब कमरे में ख़ास इसके लिए वो घूँघट निकाले बैठी थी। इसकी शरारत पर वो पुरानी वाली मरवा की झलक देखकर वो बेहद खुश था। दरवाज़ा बंद करता इस तक आया था, इसका कुछ कहे बगैर वो बेड पर इसके पास नींदराज़ होता। घूंघट उठाए बगैर ही नीचे झुका इसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। वो दुपट्टे को चेहरे पर मज़ीद दुरुस्त करती चेहरा छुपा गई थी। इसकी चालाकी पर बेड पर लेटा हँसते हुए हँसने लगा था। इसकी हरकत पर मरवा को तपा गई थी। मेरा सांस रुक जाएगा, अब उठा भी दें इस घूंघट को, क्या ऐसे ही मार डालेंगे? वो खौफ़ से बोली थी। इसके अंदाज़ पर सीरियस होता हुआ उठ बैठा था। हम लोग अभी एक-दूसरे के साथ जीना मरने की बातें मत करो, और वो भी आज की रात। वो इसका घूंघट उठाकर इसका खूबसूरत चेहरा देखते हुए बोला था। इसकी नज़रों की तपिश से वो कन्फ्यूज़ होती हुई नज़रें झुका रही थी। डोंट टेल मी कि तुम मुझसे शर्मा रही हो। शहादत की उंगली इसकी ठोड़ी के नीचे रखता उसका चेहरा उठा गया था। मैं क्यों शर्माऊंगी, वो भी तुमसे। इसने पल-पल में आपसे तुम का सफ़र किया था। हाँ बेगम, मुझसे आप शर्मा रही हैं, वो एक-एक लफ्ज़ छुपा कर बोला था। इसको तंग कर रहा था। वो खफ़ा नज़र से इसे देखकर एक बार फिर घूंघट में अपना चेहरा छुपा गई थी। इसकी मासूम नाराज़गी पर वो दिलकशी से मुस्कुराया था। अचानक सॉरी वो कहता, एक बार फिर से इसका घूंघट उठा चुका था। एक बात पूछूं, वो संजीदगी से कहता। इसका हाथ थाम कर बोला था। हाँ पूछे। वो एक बार फिर तुमसे आप पर आई थी। सच सच बताओ। वो जैसे जानता था कि वो जैसे डरता था कि वो सच छुपा ना जाए। जी जी, वो जैसे जान गई थी क्या कि वो क्या पूछने वाला है। तुमने कभी अपने दिल में मेरे लिए कुछ महसूस किया? वो इसके दिल के मुकाम पर उंगली रखते हुए खोए हुए अंदाज में पूछ रहा था। इसकी बात और हरकत दोनों पर इसका दिल बेतहाशा धड़का था। इसे अपने दिल की धड़कन की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। बताओ ना, उसका हाथ दबाते हुए बोला था। जब तक इसके हाथ में ये था, गुजरे सालों का सोच कर उसकी आंखें नम हुई थी। अपनी मौजूदा हालत को बुलाए माजी में कहीं खो गई थी। आप पूछ रहे हैं कि क्या कभी मेरे दिल में आपके लिए कुछ था? उसकी बात दोहराती हुई नम आंखों से तल्खी से मुस्कुराई थी, कि जबकि हकीकत तो ये है कि मैंने हमेशा आपको अपना आइडियल देखा था। बल्कि आइडियल तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। मैंने जब भी कभी अपने लाइफ पार्टनर का सोचा तो आपका ख़्याल आया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एक लम्हे में भी आपके बगैर गुज़ारूँगी, लेकिन फिर वो दिन भी मेरी ज़िंदगी में आया। आपकी दोस्ती मुझसे ज़्यादा मायने से होने लगी। फिर आप मुझे छोड़कर इसके साथ अंदर चले गए। कहते हुए एक बार एक आंसू उसकी गोद में गिरा था। इन दोनों के हाथ पर गिरा था। मैंने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में कहीं दबा दिया था, लेकिन मेरी हर दुआ में आपका नाम था। और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप मेरी तकदीर में लिखे गए हैं तो ज़रूर मिलेंगे। क्या इससे ज़्यादा भी मेरे दिल में कुछ होना चाहिए था आपके लिए? वो शिकवा करना नज़र से देखते हुए बोली थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो हमेशा से तुम थी। मायदा की तरफ मेरा झुकाव शायद तुमने इसलिए ज़्यादा महसूस किया, क्योंकि मेरे और मायदा के स्टडी इंटरेस्ट सेम थे, और बहुत जल्द हम दोनों ये कटी स्टडी के लिए लंदन जाने वाले थे। इसके हाथ पे बोसा देते हुए उसके आंसू साफ करता हुआ बोला था, यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट बेस्ट फ्रेंड। वो कहते हुए इसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर बोला था, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता मरवा, ना मेरे दिल में, ना मेरी ज़िंदगी में, ना ही मेरे घर में। वो कहकर अब इसका हाथ चूड़ियों से ज़ाद कर रहा था। तुम्हारी मुँह दिखाई वो इसका हाथ चूड़ियों से ज़ाद करता हुआ इसके बाजू पर एक ब्रेसलेट पहनाते हुए बोला था, मैं कभी नहीं जान सका मरवा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे बारे में गलतफ़हमी हुई थी तो इस बात ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे चलते अंगारों पर धकेल दिया। तुम्हारा हर दर्द मैंने यहाँ महसूस किया था। उसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखते हुए बोला था। मुझे तब अपनी मोहब्बत की लालमी पर बेहद गुस्सा आया था। कहता हुआ वो एक बार फिर इसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगा चुका था। इसके इज़हार मोहब्बत पर अंदर तक सरशार हो गई थी। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी बैठे गुजरे थे। तुम चेंज कर लो, थक गई होगी, कहते हुए उठा था और उसे शॉर्ट शर्ट और ट्राउज़र अलमारी से निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा चुका था। वो चेंज करके बाहर आई। वो भी ट्राउज़र शर्ट पहने बेड पर बैठे से इंतज़ार कर रहा था। आस्था कदमों से चलती हुई बेड तक आने की बजाय सोफे पर बैठ गई थी। आशीष जो बेड क्राउन से टेक लगाए नीम दराज सा कब से इसका इंतज़ार कर रहा था। इसको सोफे पर बैठे देखकर सीधा होकर बैठा था। वो उठ के इसके पास आ बैठा। वो गोद में हाथ रखे आपस में मसले में मसरूफ़ थी। खुले बाल इसके चेहरे पर छुपाए हुए थे। आशीष ने हाथ आगे बढ़ाकर इसके बालों को कान के पीछे किया और दूसरा हाथ इसके बाएं रुखसार पर रख इसका रुख अपनी जानिब किया था। वो नज़र झुकाए इसके सामने शर्माई सी बैठी थी। मेकअप अब तक इसने साफ नहीं किया था। वो दूसरा हाथ इसकी कमर पर रखता एक झटके से इसको अपनी गोद में बिठा चुका था। इसके दोनों हाथ अपने शानों पर जमाए इसकी पेशानी के साथ पेशानी टकरा आंखें मूंद चुका था। आई लव यू नहायत आहिस्ती आवाज़ में कहता हुआ उसके पहले से रुके सांस को मज़ीद रोक गया था। कुछ लम्हे बाद उसके लबों को आज़ादी बख्शता। आंखें खोल के इसके चेहरे को देखते हुए अपने चेहरे पर इसकी नज़रों की तपिश महसूस करते बंद आंखों के साथ ही वो अपना चेहरा इसकी गर्दन और शाने में छुपा चुका था। इसकी इस हरकत पर छुपा चुकी थी। इसकी इस हरकत पर आशिक के लब मुस्कुराए थे। वैसे यूं ही गोद में लिए बेड पर लटा चुका था। उसने अपनी आंखें अभी भी नहीं खोली थी। वो मुड़कर लाइट बंद करता बेड तक आया था और इस पर झुकते हुए इसकी बाहों का हार अपनी गर्दन में डाल
डाल चुका था। सुबह उसकी आँख खुली तो खुद को इसके इतने करीब महसूस करके एक अनजाने से खुशी महसूस हुई थी। फिर आखिर वो अपनी खामोश मोहब्बत को हमेशा के लिए हासिल कर चुकी थी। वो सर उठाते अपने पास गहरी नींद में सोए हर्ष का चेहरा गौर से देख रही थी। देखने लगी बंद आँखों पर उठती लंबी पलकें जो इसके आईब्रोज को छूने की कोशिश कर रही थी। महारत से तराशी इसकी बियर्ड और आपस में सख्ती से पीछे हुए इसके लब इसके चेहरे के नगोश में खोई वो न जाने कब इसके दाएं गाल पर हाथ रखती हुई बाएं गाल पर अपने लब नरमी से रख चुकी थी। इसके गाल पर झुकने की वजह से मरवा के खुले बाल हाशिर के चेहरे पर बिखर गए थे, जिसकी वजह से हाशिर की आंख खुल गई थी और वह यूं मरवा को अपने चेहरे पर झुका देखकर हैरान हुआ था। मरवा इसकी खुली आंखें देखकर सुर्ख हुई थी और जल्दी से चेहरा दूसरी जाने मोड़कर बेड से नीचे उतरने लगी कि हाशिर ने एक झटके से कमर से थाम कर एक बार फिर अपने चेहरे पर झुकाया था। तुम कंटिन्यू कर लो, मैं सो रहा हूँ, वो कहता आंखें मूंद गया था, जबकि हाथ अब तक इसकी कमर को थामे हुए था। तंग मत करो, वो हंसी होते हुए बोली और कहने लगी, बट मैं तंग कर रहा हूँ, ये तुमने मुझे तंग करके नींद से जगाया। वो आंखें खोले इसको देखते हुए कह रहा था, छोड़े मुझे। वो कहती अपनी कमर इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने लगी थी। नहीं छोड़ूंगा अब तो कभी भी नहीं, वो कहते हुए एक बार फिर से झटके से खुद पर गिरा चुका था। उसके सीने पर हाथ रखे नजर झुका गई थी। शर्मा रही हो, वो शरारत से कहते उसका चेहरा देखने लगा। नहीं, वो सारी शर्म एक तरफ रखते हुए बोली थी। अभी वो इसे लड़ने की पूरी तैयारी करती। किसी ने दरवाजा खटखटाया था। चाचू, मामा, ओपन द डोर। वो दोनों ही दरवाजे के बाहर खड़ी वाइट करी दोनों हाथों से दरवाजा बजा रही थी। लोग आगे सुबह सुबह मूड खराब करने। वो कहता करवा बदल चुका था। वो उठकर दरवाजा खोल चुकी थी। मम्मा इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में, सुजान पूछती हुई अंदर दाखिल हुई थी, जबकि मरवा को देखकर आयजा अपना मुंह बसोड़ चुकी थी। चाची, आपने लहंगा क्यों चेंज किया? अभी मैंने दुल्हन को फिर से देखना था। सदकी से बोली थी, चाची आज फिर से दुल्हन बनेगी तब देख लेना। हाशिर बोलता हुआ दोनों के पास आया था। डेली वो खुशी से दोनों हाथ की ताली बजाते बोली थी, फिर तुम आज रात को दुल्हन के साथ सोएंगे? वो सुजैन को देखते हुए खुलकर बोली थी। जी नहीं। इसकी बात सुनकर बहाशिर ने अपना मुंह बसोड़ा था। जी चाचू, मामा, पापा, मामा हमारे साथ सोएंगी, सुजैन कहते हुए मरवा की गोद में बैठी थी। यह सभी वो कुछ बोलता कि मरवा ने इसको एक नज़र देखकर कहा, फ्रेश होकर आ जाओ। नाश्ते के लिए कमरे में दाखिल होते सिरा भाभी ने कहा था। इन सबको देखते हुए अलमारी से कपड़ा लेता वॉशरूम में जा घुसा था। वलीमे की तकरीब बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से सरअंजाम पाई गई थी और ब्लू पेंट कोट में सारी महफिल की तवज्जो अपनी जानिब पर करवा रहा था, जबकि वो इसके साथ ग्रे और ब्लू मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी। वो सब लोग हाल से वापस आकर सोने के लिए जा चुके थे, जबकि वो रूम में सोफे की बुर्ज से सर टकाए आंखें मूंदे बैठी हुई थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता दोबारा से लॉक कर चुका था। इसकी आमद पर भी इसने आंखें नहीं खोली थी। वो चलता हुआ सोफे पर इसके करीब आकर बैठ गया था। थक गई हो, इसके चेहरे को आंखों में बसाए पूछ रहा था। वो सर को दाएं बाएं हिलाती सीधी होकर बैठी थी। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। तुम्हें तो बुखार है? आशी ने हाथ बढ़ाकर इसके माथे पर रखा। जी सर में दर्द है, वो कहते इसका हाथ अपने माथे से हटा चुकी थी। इसका यूं हाथ हटाना उसे महसूस कर चुका था। वो सोफे से बमुश्किल उठती थी, कपड़े वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ी थी। लड़खड़ा कर जमीन पर गिरती कि इसे मजबूत बाजू में वो थाम चुका था। वो धुंधलाती आंखों से इसको देख रही थी। सर पर हाथ रखती होशो हवास से बेगाना हो गई थी। मरवा मरवा उसका हाथ गाल थपथपा रहा था, फिर इसको बाहों में उठाए बेड पर लेटाता कपकपाते हाथों से मोबाइल निकालता डॉक्टर को कॉल करने लगा। वो बेड पर बैठा इसके पाँव सैंडल से आजाद कर रहा था, फिर इसको सीधा करते ब्लैंकेट से कवर किया था। 5 मिनट के अंदर डॉक्टर वहाँ मौजूद था। इसको चेक करने के बाद वो पर्ची हाशिए को थमा चुका था। डॉक्टर साहब क्या हुआ है? परेशानी से पूछ रहा था। उन्होंने किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, लेकिन आप परेशान मत हो। शादी की थकावट और रुखसती की वजह से अक्सर लड़कियां स्ट्रेस रहती हैं। मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट से ज़्यादा उसके कंधे पर हाथ रखता बाहर निकल गया था। चाहो उन्हें बाहर छोड़ कर आओ। डॉक्टर की दी हुई पर्ची भी पास खड़ी मुलाजमा के हाथ में थमाता हुआ बोला था। इसके निकलते इसने दरवाज़ा बंद किया और सोफे से वो सूट उठाता बेड की तरफ बढ़ा था, जिसको लिए वो चेंज करने जा रही थी। इसको बेड पर यूं बेसुध पड़ा देख इसका दिल कट कर रह गया था। अभी कल वो कितनी ज़्यादा खुशी से इसे बातें कर रही थी और आज खामोशी से इसे बेड पर लगी हुई थी। बेड पर एक जाने कपड़े रखता हुआ एहतियात से इसके सर से दुपट्टा आज़ाद करते हुए अब इसके बाल बेहद नरमी से खो रहा था। इसको आरामदेह हालत में लेटाना चाहता था। वो उठकर रूम की लाइट ऑफ करता इस तक पहुंचा था। इस पर ब्लैंकेट हटाता, इसके कपड़े चेंज कर रहा था। ये काम वो लाइट ऑन करके ज़्यादा आसानी से कर सकता था। इसका महरम था, हर हक रखता था, लेकिन उसकी बेहोशी में इसकी इजाज़त के बगैर ऐसा करना नहीं चाहता था। कुछ पल में अपना काम करके उठा और लाइट ऑन करता इसकी मैक्सी अलमारी में हैंग करता बेड तक आया था। ठंडा पानी और पटियां रूम में देखा जा अंडरकॉम उठाकर वो बोला था और कुछ देर में वो बेड पर बैठा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसकी पटिया कर रहा था। वो और अब पेंट कोट पहने टाई की नाट को ढीला किए बैठा, लेकिन कोट को वो दार चुका था। इसकी बेहोशी में वो खुद को मुकम्मल फरामोश किए इसके पास बैठा था। मुकम्मल तवज्जो और मोहब्बत के साथ इसकी पटिया कर रहा था। कुछ ही दिनों में वो लड़की कितनी अजीज हो गई थी इसके लिए, या फिर हमेशा से ही अजीज थी, लेकिन वो समझ ना पाया था।
सुबह जब इसकी आँख खुली तो उसे आस्ता-आस्ता सब याद आने लगा कि कैसे वो बेहोश हुई थी। अपनी बेहोशी के बाद इसे कुछ याद ना था, लेकिन इसको महसूस हो रहा था जैसे कोई ठंडे पानी से इसकी पटिया कर रहा है। इसने गर्दन मोड़कर अपने पास नींदराज हाशिर को देखा। अभी तक वो वलीमे वाली शर्ट और पैंट में मौजूद था। टाई और कोट इसके पाँव के पास बेड पर बेतरतीब रखे हुए थे। हाशिर को देख इसकी आँखें नम हुई थी। ज़ोहा की बातें इसके ज़हन में घूमी थी। जब वो वलीमे के फंक्शन से वापस आकर इसको रूम में बिठाकर किसी काम से बाहर निकला था तो ज़ोहा इसके रूम में आई थी। "मरवा, तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? तुम भी तो एक लड़की हो। लड़की होते हुए मेरे दिल को रौन गई।" वो सोफ़े पर इसके पास बैठे चेहरे पर झूठी शर्मदगी तारीकी बोल रही थी। "क्या मतलब?" मैं समझी नहीं। मरवा ने नासमझी से पूछा। "जब तक तुम हाशिर से नहीं मिली थी कितना खुश थे हम लोग, कितनी केयर करता था वो मेरी। वो सिर्फ़ मुझसे मोहब्बत करता था। फिर तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझसे सब कुछ मेरा छीन लिया।" वो मुखारी से कहते अपने झूठे आँसू पोंछ रही थी। मरवा लफ्ज़ मोहब्बत को दोहराकर इसके रोए हुए चेहरे को देखते हुए बोली, "हाँ, बहुत मोहब्बत करता था हाशिर मुझसे। लंदन में रहते हुए भी इसने कभी मुझे इग्नोर नहीं किया था। हमेशा मुझसे राब्ते में रहता था और कहता था वो बहुत जल्द वापस आकर अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा।" कहते हुए वो अपने नज़र न आने वाले आँसू एक बार फिर से साफ़ करने लगी थी। "फिर वो जब तुमसे मिला तो मुझे भूल गया मरवा। तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी सारी खुशियाँ छीन ली।" वो कहते हुए भागने वाले अंदाज़ में बाहर निकल गई थी। इसकी बातें सोचकर इसको अपनी आँखें नम होती हुई महसूस हुई थी। इसने हाथ बढ़ाकर अपने आँसू साफ़ करने चाहे तो अपना बाजू देखकर वो चौंकी। फिर खुद पर से ब्लैंकेट हटाती हुई हैरत से आँखें खोली। अपने चेंज लिबास को देख रही थी, फिर एकदम तेज़ी से उठी। इसकी तेज़ी पर सोया हुआ हाशिर उठ बैठा था। "कैसी तबीयत है?" वो परेशानी से पूछ रहा था। "मेरे कपड़े किसने चेंज किए?" वो इसकी बात को इग्नोर करता पूछ रहा था। "बातों से तो ठीक लग रही हो।" वो भी इसकी बात को इग्नोर करता बोला था। "मैंने कुछ पूछा है आपसे?" वो रूहान से होकर बोली थी। किसकी है इतनी ज़रूरत?" वो इसको बाजू से थाम कर अपने करीब करता बोला था। अपने सर को ना में दाएँ-बाएँ हिलाते हुए इसे उँगली से इसकी तरफ इशारा करते हुए इसकी आँखों में देख रही थी। किसकी इजाज़त से? वो अब गुस्से से इससे पूछ रही थी। "आई एम सॉरी, तुम्हारे आराम के लिए ये करना पड़ा, बट लाइट ऑफ थी, डोंट वरी।" इसकी बात से वो थोड़ी सुकून में आए थे। आगे बढ़कर इसके माथे को छूता हुआ इसके बाल कान के पीछे करने लगा था। "हाथ मत लगाएँ मुझे प्लीज़।" वो कहती बुरी तरह से उसका हाथ चढ़ चुकी थी। "क्या हुआ है मरवा?" वो उसके बदलते रवैये की वजह न जानते हुए पूछ रहा था। "मैं समझी कि क्यों आपने मायदा से शादी नहीं की और क्यों आप कभी मेरी मोहब्बत को समझ नहीं सके।" वो कहती हुई रो रही थी। "क्या कह रही हो तुम?" वो हैरत से इसकी बातें सुन रहा था। "बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। पहले आपने मुझे अपने प्यार में पागल बनाकर छोड़ा, फिर मायदा को और अब ज़ोहा को।" वो गुस्से और अफ़सोस से कह रही थी, जबकि ज़ोहा का नाम सुनकर वो सारी बात सही मायनों में समझ चुका था। "तुम मुझे ऐसा समझती हो?" वो अज़ीज़ से पूछ रहा था। समझी ही तो अब मैं हूँ आपको। मैं कितनी बेवकूफ़ थी।" वो कहते बिना चढ़ा हाथों में दिए फूट-फूट कर रो रही थी। "तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करती हो ना, फिर इतनी बेतबारी क्यों?" वो इसका बाजू थाम कर बोला था। कितनी अजीबनाक था ना इसको अपने किरदार का सबूत देना, लेकिन वो फिर भी इसकी गलतफ़हमी दूर करना चाहता था। "चाहे आप यहाँ से नफ़रत हो रही है मुझे आप खुद से अपने आप से, अपने दिल से, अपने वजूद से कितनी ज़्यादती की है मैंने खुद से और मेरे दिल ने इससे मुझसे कह कर आप चाह अपने दिल को कहती रही कि मैं आपको चाहती रही और आप जैसे इंसान को खुद को चुनने की इजाज़त दी। मैंने इस सब के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी।" इसकी बातें सुनकर खुद पर बेतहाशा ज़ब्त करते इसकी आँखें सुर्ख हो गई थी और ब्लैंकेट गुस्से से पीछे फेंकता सुर्ख आँखें लिए बालों में हाथ फेरता बाहर निकला था। इसके बाहर निकलते हुए गिरने वाले अंदाज में बेड पर लेटी फूट-फूट कर रो दी थी। वैसे इस तरह की लड़कियाँ पागल ही होती हैं। मतलब शौहर ने पहली रात जो उसको यकीन दिलाया अपनी मोहब्बत का, जो बातें की हैं, उसके दिमाग में वो कोई बात नहीं आई और जो उस लड़की ने आके 1-2 बातें की हैं, तो उसने उसके पीछे की हुई सारी बातों को भुला-भुलू के अपनी जो है ना, अपनी हाँकती जा रही है। वो सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे कि हाशिर ज़ोहा को घसीटने वाले अंदाज में लाते हुए डाइनिंग टेबल के पास खड़ा कर चुका था। "हाँ, तो बताओ सबको कि इतने सालों से मैंने तुम्हें आश्रय में रखा हुआ था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। बताओ इन सबको कि हमेशा से मैं तुमसे कॉन्टैक्ट में रहा था। बोलती क्यों नहीं हो?" वो उधारते हुए अंदाज में बोला था। डाइनिंग हॉल में मौजूद सब हैरत से इसे देख रहे थे। "हाशिर बेटा, खुशी वाला घर है, कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी, आपने तो इसको चुना था मेरे लिए।" वो टूटे हुए लहजे में बोल रहा था। वो खामोश बैठी ये सारा तमाशा देख रही थी। "बेटा, हुआ क्या है?" राबे बेगम अपनी कुर्सी से उठती हुई परेशानी से बोली थी। "मामा, इसने मेरी बीवी से कहा है कि वो हम दोनों के दरमियान आ गई, वरना मैं यानी हाशिर इसे ज़ोहरा से बेइंतहा मोहब्बत करता था और इससे शादी करना चाहता था।" वो कहते हुए इस बेवफ़ा पर एक नज़र डाल गया था। "ज़ोहा बेटा, आपने क्या वाक़ई ऐसा कहा है?" राबेया बेगम पूछते हुए उसके पास आई थी। "हाँ, कहा है मैंने और सच ही तो कहा है। तुम ना सही, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ ना हाशिर। अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी में ना आती तो एक दिन तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाती और तुम मेरे होते।" वो भी धारते हुए बेशर्मी से सब उगल रही थी। "वो तुमसे कभी भी किसी भी सूरत शादी ना करता ज़ोहा। मामा हाशिर से बहुत पहले ही तुम्हारे मुताल्लिक़ हो चुकी थी और वो तुमसे शादी करने से पहले ही इनकार कर चुका था। शायद वो बहुत पहले ही तुम्हारी असलियत जानता था।" सबको इसके इंकशाफ़ पर हैरत में मुब्तला देखकर हाशिम भाई बोले थे। इनकी बात सुनकर मरवा ने खुद को शर्मिंदगी में
घरों में दस्तावा महसूस किया था। इन सब की बातें सुनता वो एक चिताती नज़र मरवा पर डालकर बाहर निकल गया। हाशिर बेटा राबे बेगम की आवाज़ पर भी वो नहीं रुका था, बल्कि घर से बाहर निकल गया था। इन सब बातों के बाद इसको अपना वहाँ रुकना बहुत मुश्किल लग रहा था। वो रूम की तरफ गई थी और दरवाज़ा अंदर से लॉक करती वहीं ज़मीन के साथ ढह गई थी। कितनी बेवकूफ़ थी वो, अपनी मोहब्बत से अपने शौहर पर यकीन न कर सकी। इसको अज़ियत में मुब्तला करके इसको बार-बार हाशिर की से शिकवा करती सुर्ख आँखें याद दिलाती थी। इसके इतने गलत रवैये के बावजूद भी वो घर वालों के सामने खुद के लिए इसकी बात एतबारी छुपा गया था। ये सब बातें इसकी अज़ियत को और बढ़ा रही थी। फिर वो घुटनों में सर दिए शिद्दत से रोती थी। ग्रीन पैरों तक आती फ्रॉक पहने, बालों को कर्ल किए, लाइट मेकअप किए वो आईने के सामने खड़ी तीसरी बार अपना दुपट्टा सेट कर रही थी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई थी, लेकिन इसका कुछ अता पता न था। अपना फ़ोन ऑफ किया, न जाने कहाँ बैठा था। वो भी आईने के सामने ही खड़ी थी जब वो रूम में दाखिल हुआ था। आप कहाँ गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा छोड़िए, बता मैं कैसी लग रही है? वो घूम कैसे पूछ रही थी। वो खामोशी से देख रहा था, से जाहिर कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा ना आए, आई एम सॉरी। वो कहती उसका हाथ थाम गई थी। मुझे ऐसे मर्द का हाथ थाम रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि मर्द तुम्हारे साथ क्या कर सकता है? वो सख्त लहजे में कहते हुए नरमी से इसका हाथ थाम के अपने हाथ से हटा चुका था। आइंदा मुझ जैसे मर्द के करीब आने की कोशिश मत करना। वो चबा चबा कर बोला था। कुछ भी नहीं करेंगे, आप जानती हो। मैं और आऊँ के पास से क्या कर लेंगे? जो करना है कर ले आपको, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तो जाए अंदाज में कह रही थी। मुझे तुम्हारी माफ़ी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समझी तुम। वो कहता हुआ बेड से पिलो उठाकर सोफ़े की तरफ बढ़ा था और लाइट ऑफ करता वहाँ लेट चुका था और वहीं अंधेरे में खड़ी इसको देख रही थी। फिर आस्ता सा कदम उठाती ड्रेसिंग टेबल की तरफ चले गई। 3 दिन से वो इसको मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं माना था। राबे बेगम और राहिल साहब वापस पिंडी जा चुके थे और जोहा को वो लोग दुबई इसके वालिद के बाद पास भेज चुके थे। हाशिर अपने भाई के साथ मिलकर अपना बिजनेस ज्वाइन कर चुका था। इस वक्त वो वॉशरूम में शावर ले रहा था जब मुलाजिमा हाथ में शर्ट पकड़े रूम में दाखिल हुई थी। सर ने प्रेस करने के लिए दी है, वो बताती हुई शर्ट मरवा को पकड़ा चुकी थी। शर्ट को देखते मरवा के दिमाग में एक घंटी बची थी। वो जानती थी वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। देखती हूँ कैसे अब मुझसे बात नहीं करते वो शर्ट का एक बटन तोड़कर शर्ट बेड पर डाल चुकी थी और खुद सुई ढूंढती इसमें धागा डाल रही थी कि वो वॉशरूम से बाहर निकला था। शर्ट पहनने आईने के सामने आए, बटन बंद करने लगा। वो दूर खड़ी इसकी सारी हरकतें देख रही थी। शिट कहते हुए अलमारी की तरफ बढ़ने ही वाला था कि वो फुर्ती से इस तक आई थी। वो बटन टूट गया है, लाई मैं टांग दूँ। वो इसका चेहरा देखते बोल रही थी जबकि वो इसको इग्नोर करता अलमारी की तरफ बढ़ा था। अरे 1 मिनट लगेगा ना। वो एक बार फिर इस तक पहुंची थी। इसकी शर्ट हाथ से पकड़ चुकी थी। वो अपनी शर्ट इसके हाथ से छुड़वाता अलमारी से दूसरी शर्ट निकाल कर पहनता अपने बाल चढ़ करता निकला था। वह सर्दगी से बेड पर बैठ गई थी। वो 2 दिन लाहौर में था और इसकी गैर मौजूदगी में वो पूरे घर में से यहाँ से वहाँ फिरती रही थी। इसको देखने की इतनी आदत हो चुकी थी, इसको देखे बगैर रहना अब इसके लिए मुश्किल था। 2 दिन से इसने सुज़ैन को अपने पास बुलाया हुआ था। जब वो स्कूल से आ जाती तो सुज़ैन और आयशा के साथ इसका अच्छा वक़्त गुज़रता था, लेकिन इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता था। 2 दिन में इसने आशिक़ को बेतहाशा मिस किया था। सीरा भाभी से इसे पता चला कि वो 11 बजे इस्लामाबाद पहुँच जाएगा। वो शाम से अपने बेड को रूम को डेकोरेट कर रही थी। तमाम तैयारी करने के बाद इसने खुद तैयारी इसने खुद की थी। रूम में एंटर होते ही बिल्कुल सामने वाली दीवार पर नज़र जाती थी। इसने आई लव यू लिखने के लिए इस दीवार का इंतखाब किया था। रेड लेटर्स बलून्स के साथ इसने दीवार पर आई लव यू लिखा था। डोर के बिल्कुल पास ज़मीन पर गुलाब की पत्तियों से सॉरी लिखा था। पूरे रूम में ज़मीन पर थोड़े-थोड़े फासले से गुलाब की पत्तियों से छोटे-छोटे दिल बनाए थे और सुर्ख और सफ़ेद हार्ट शेप बलून्स को ज़मीन पर कहीं-कहीं फेंका था और कुछ हार्ट शेप बलून्स को सीलिंग के साथ लगाया था। बेड पर सफ़ेद चादर, इस पर भी खूबसूरत सा दिल बनाया हुआ था। रूम में मौजूद ड्रेसिंग टेबल, सोफ़े और साइड टेबल पर भी फूलों की पत्तियाँ बिखरी हुई थी। पूरे रूम में वो रूम स्प्रे की मदद से खुशबू बिखेरती हुई बाहर निकली थी। घड़ी पर नज़र दौड़ाती तो अभी 9 बजे थे। वो जल्दी से किचन की तरफ गई थी और हाशिर का फेवरेट पास्ता बनाया था। फिर रूम में आकर शावर लेती। आम से ज़्यादा दिनों में वो खुद को तैयार कर चुकी थी। आज उसने सूट रंग की साड़ी पहनी थी। लंबे बालों को स्ट्रेट करके कमर पर खुला छोड़ा हुआ था। डार्क रेड कलर लिपस्टिक और हैवी मेकअप के साथ वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। वो आईने के सामने खड़ी खुद बस परफ्यूम छिड़क रही थी। तभी इससे बाहर से इसकी आवाज़ आई। वो हाशिम भाई और सीरा भाभी से मिल रहा था। इसकी नसीहत के मुताबिक मुलाज़िमा पास्ता इसके रूम में देने आई थी तो इसको यूँ
तैयार देखकर माशाल्लाह कहती ट्रे थमाए वहाँ से चली गई थी। वो कुछ देर में ही रूम में दाखिल हुआ था। हर जगह अंधेरा देखकर इसका दिल बुझ सा गया था। वो तो ये सोच कर आया था कि काश वो उसके इंतज़ार में बैठी हो, लेकिन वो तो शायद सो चुकी थी। अभी इसने 2 कदम आगे बढ़ाकर रूम लॉक किया था कि इसको अपने पाँव के नीचे कुछ महसूस हुआ। ताज़ा फूलों की खुशबू इसकी नथनों से टकराई थी। अभी वो कुछ समझ पाता, पूरा रूम रोशनी से नहा गया था। इस तरह से डेकोरेट देखकर वो कभी रूम को तो कभी मरवा को देखता, जो उसके सामने खड़ी इसका सुकून, चैन सब कुछ लूट रही थी। आप वो इसके आगे भर्ती बोल रही थी, वो सब इग्नोर करता इसकी बात का जवाब दिए बगैर चेंजिंग रूम में चला गया था। इसके आने तक वो पास्ता प्लेट में निकाल कर बेड पर रखे ट्रे में रख चुकी थी और बाहर आकर बेड पर बैठ गया था। आपके लिए बनाया है स्पेशल, वो कहती ये ट्रे इसकी जानिब सरकाती हुई बोली थी। भूख नहीं है मुझे, वो कहता बेड पर दराज हुआ था, लेकिन इसने पूरी एहतियात की थी कि बेड पर बना शेफ खराब ना हो। थोड़ा सा तो टेस्ट कर लें, स्पेशल आपके लिए बनाया है, आपका फेवरेट तो है। वो टूटे दिल लेकिन मजबूत लहजे के साथ बोली थी, अब नहीं पसंद। वो कहता आंखों पर बाजू रख चुका था, मेरा कसूर है आशिर, बस यही ना कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। आपके साथ किसी और का तस्वुर करना तो दूर, किसी का नाम भी नहीं सुन सकती। आपसे बार-बार अपनी बेइतबारी की माफ़ी माँग चुकी हूँ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन आप इतने पत्थर दिल निकलेंगे मैंने कभी सोचा ना था। वो आँखों से पासपोर्ट ऐसे देख रहा था, इसको मुझसे देखना इसके बस में नहीं था। वो एड्रेस को नज़र भर कर देखने से डर रहा था कि कहीं से इसे अपने हाशिर की नज़र ही ना लग जाए। वो बहुत ज़ालिम है आप। हाशिर, वो कहते चेहरा हाथों में छुपाए फूँक-फूँक कर रोने लगी थी। आई हेट यू हाशिर, वो इश्क के दरमियान कह रही थी, जबकि इसके रोने पर उठ कर इस तक आया था। इसे बगैर कुछ कहे अपने सीने में बिछ लिया था। आई एम सॉरी। वो कहता इसकी पेशानी पे लब रख चुका था। मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गया था। शायद मैं तुमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगता था तुमने मुझसे मोहब्बत का दावा तो कर लिया है, लेकिन एतबार ना कर सकी। मरवा, मैं तुमसे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अपनी मोहब्बत के हाथों खुद पर लगने वाले इल्ज़ाम से मेरा दिल छलनी हो गया था। इतने दिन तक तुमसे नाराज़ रहकर मैंने तुमसे ज़्यादा अज़ियत खुद को दी है। वो कहते हुए मुसलसल उसकी कमर को सहला रहा था, जबकि उसके सीने से लगी आँसू बहा रही थी। बिल्कुल चुप वो इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भर कर इसका चेहरा ऊपर करता इसके आँसू अपने लबों में जज़ब करने लगा था। वो अजीब से खुमार में डूबा इसके चेहरे के एक नक्श को चूम रहा था। मरवा आँखें बंद किए इसकी मोहब्बत अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी। पास्ता नहीं खाएँगे, वो आँखें बंद करके इसकी गर्दन पर झुका इसको तड़पा रहा था कि मरवा की आवाज़ पर इसका चेहरा की गर्दन से निकाल कर इसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। लाओ कहते हुए वो सीधा होकर बैठ चुका था। वो पास्ता का एक चम्मच भरकर अपने मुँह में डालता और दूसरा चम्मच भरकर मरवा के मुँह में डालता। वो जल्द पास्ता ख़त्म करना चाहता था। पास्ता ख़त्म करता हुआ उसकी साड़ी का पल्लू वो हटा चुका था। मरवा तड़पती उसका खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं मेरी जान, वो कहता आगे बढ़कर बैकग्राउंड के पीछे लगे बटन को बंद कर चुका था। कमरा एक बार फिर से अंधेरे में डूब चुका था। आज वो ऑफिस थोड़ा लेट जाने का इरादा रखता था। इस वक्त दिन के 12 बज रहे थे और वो लोग कुछ देर पहले ही नींद से जागे थे। इस वक्त नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। कहाँ जा रही हो? इसको नाश्ते की टेबल से उठता देखकर पूछ रहा था। अचार लेने, वो कहती हुई कुर्सी धकेल रही थी। अचानक नाश्ते में वो कन्फ्यूज़ नज़रों से इसे देखता पूछ रहा था। तभी वो चकरा कर ज़मीन पर गिरने वाली थी कि उसे कमर से थाम गया था। क्या हुआ है मरवा? वो उसे बाजू दोबारा से कुर्सी पर बिठाता परेशानी से पूछा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, शायद आज नाश्ता लेट किया है ना इसलिए चक्कर आ गया। परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में बोली थी। परेशान कैसे नहीं हूँ? तो मुझे बताओ, पहले भी कुछ हुआ था ऐसा? और बिल्कुल सच बताना। उसे मौन करने वाले अंदाज में बोला था। वो जानता था इसकी आदत है सेहत के बारे में लापरवाही बरतना। कल भी ऐसे ही चक्कर आया था और उससे नजर चुराते हुए बोल रही थी। मुझे लगा था थकावट की वजह से। वो डरते हुए बोल रही थी। उठो, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। सख्ती से कहते से इशारों से थाम कर खड़ा कर चुका था, मगर वो भी कुछ कहते कि इसके खुद को घुटने जाने पर खामोशी से इसके साथ चलने लगी। इस वक्त वो दोनों ही कुछ टेस्ट और डॉक्टर के चेकअप के बाद डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ी रिपोर्ट को देख रही थी। वो दोनों हैरत से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। मुबारक हो आपको, आप यू आर गोइंग टू बी पेरेंट, डॉक्टर मुस्कुराते हुए इनको बता रही थी, जबकि वो दोनों हैरत और खुशी की अजीब सी कैफियत में मुबतला थे। आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, डॉक्टर आशिर को कहती हुए मरवा की तरफ देख रही थी। डॉक्टर इनको और भी हिदायत दे रही थी, जिनको सुनकर वो दोनों उठ खड़े हुए थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशिर। डॉक्टर का बेहद मशगूल था। डॉक्टर ने सर हिलाकर दोनों को देखा। वहाँ से वो दोनों गाड़ी तक आए थे। थैंक यू सो मच मरवा, वो कहते उसका हाथ थाम कर बोला था। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में आ गया था। वहाँ इसने मरवा से खूबसूरत सा केक कटवाया था। वो दोनों ही बेहद खुश थे। खुशी इनकी आंखों से वाज़ा हो रही थी। आशिर की आंखों में हल्की सी नमी थी, जबकि खुशी और शुक्र से मरवा की आंखों ने भी आंसू बहा डाले थे। केक का टुकड़ा वो इसके मुंह में डालता इसके आंसू पोंछ रहा था। मरवा ने भी केक का पीस उठाकर इसकी जानिब बढ़ाया था, जिसे खाने के बाद वो मरवा की फिंगर्स पर लगे केक को खा रहा था। इसकी हरकत पर वो इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। इसका हाथ थाम कर रेस्टोरेंट से बाहर निकला, एक बेकरी में दाखिल हुआ और वहाँ से मिठाई पैक करवाते हुए लोग घर की जानिब आए थे।
इस वक़्त खाने के टेबल पर सब लोग मौजूद थे और राबिया बेगम और राहील साहब भी खुशी की खबर सुनकर इनके पास फ़ौरन पहुँच चुके थे। सब मरवा का बहुत अच्छे से ख़्याल रख रहे थे, उसे हिदायत भी देख रहे थे, उनसे की बातें सुनती हुई शर्मा रही थी। "आयज़ा, आपको भाई चाहिए या फिर बहन?" सीरत मुस्कुराते हुए आयज़ा से पूछ रही थी। "मामा, मेरे पास बहन तो है सुज़ैना, मुझे भाई चाहिए।" वो खुशी से बता रही थी। "ठीक है, फिर आप दुआ करो कि अल्लाह आपको एक प्यारा-सा भाई दे।" राबिया बेगम आयज़ा के गाल को छूते हुए बोली थी। "दादू भाई कब आएगा?" इसके पूछने पर सब हँसने लगे थे, लेकिन आयज़ा मुझे तो आपके जैसी गुड़िया चाहिए। वो खाना खाते हुए आयज़ा का चेहरा देखकर बोला था, "मरवा को क्या पसंद है?" सिर्फ भाभी ने मरवा का हाथ थाम कर पूछा तो वो शर्मा गई थी। सब इसके जवाब के मुंतज़िर थे। "मुझे एक छोटा-सा हाशिर चाहिए।" वो शर्माती हुई आहिस्ता आवाज़ में बोली। इसकी ख़्वाहिश पर सबके चेहरे खिल उठे थे, जबकि हाशिर हाथ तक बढ़ाकर इसकी गोद में रखा हाथ थाम चुका था। अरे भाई बेटा हो या बेटी अच्छी सेहत वाले हों।" राहिल साहब मुस्कुराकर बोले थे। सब आमीन बोले थे। इस वक़्त वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी बेहद परेशान थी। सारे अरसे में सब इसका बहुत अच्छे से ख़्याल रख रहे थे। राबिया बेगम और राहील साहब दोनों ही इस्लामाबाद इन लोगों के पास आकर रह रहे थे और 5 माह पहले ही सादिया बेगम सुल्तान भी पाकिस्तान आ चुकी थी। इस वक़्त डॉक्टर सबको रूम से बाहर भेज चुकी थी, लेकिन वो हाशिर का हाथ मज़बूती से पकड़ चुकी थी। वो इसको किसी भी सूरत में दूर नहीं भेजना चाहती थी। वो मुसलसल आंसू बहाती हाशिर को देख रही थी। हाशिर से तसल्ली देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। "तुम रो क्यों रही हो? परेशान नहीं हो? कुछ भी नहीं होगा," डॉक्टर मरवा को मुँह से कहती। हाशिर का हाथ इसके हाथ से छुड़वा चुकी थी। वो हाशिर को बाहर भेजती अब भी इससे हल्की-फुल्की बातों में मसरूफ़ थी। कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल के रूम में सब लोग मौजूद थे। हाशिर मरवा के पास बैठा था, इसे सूप पिला रहा था, साथ-साथ इसके लबों पर लगा टिश्यू से सूप भी साफ़ कर रहा था। सादिया बेगम छोटे से गुल को कमल में लिपट कर राबिया बेगम के पास रूम में रखे सोफ़े पर बैठी थी। सबके चेहरों पर खुशी साफ नज़र आ रही थी। "थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी को एक बार फिर से हसीन बनाने के लिए," वो कहता मरवा की आँखों में देख रहा था, जबकि इसी पल राहिल साहब सुज़ैन और आयज़ा को लेकर रूम में दाखिल हुए। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रही थी। "बेबी, बेबी" कहती हुई भागकर सादिया बेगम के पास आकर खड़ी हो गई थी। "दादू, मेरा भाई है ना ये?" आयज़ा खुशी और एक्साइटमेंट से राबिया बेगम से पूछ रही थी। "जी गुड़िया, आपका भाई है," जबकि सुज़ैन तो सादिया बेगम की गोद से अपने भाई को लेने की बुरी कोशिश में थी। "मुझे तो उठाना है," सुज़ैन ज़िद्दी लहजे में बोली थी। "मुझे भी," आयज़ा ने भी मुँह पे ज़ोर कर कहा था, जबकि वो लोग हँसते हुए इनको सोफ़े पर बिठाकर थोड़ी देर के लिए बारी-बारी इनका भाई इनकी गोद में पकड़ा चुके थे। इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। "रात को आप लोगों में से पेशेंट के साथ सिर्फ़ एक फ़र्द रुक सकता है," रूम में दाखिल होते ही नर्स ने कहा था, क्योंकि घड़ी रात के 9 बजा रही थी। "बाबा, आप सबको अपने साथ लेकर जाएँ, मरवा के साथ मैं रुक जाऊँगा।" हाशिर का बेड से खड़ा हुआ था, जबकि वो लोग सर हिलाते हाशिर को इसका शहज़ादा पकड़ाकर बाहर निकले थे। हाशिर ने झुककर इसका माथा चूमा। "इसका नाम क्या रखोगे?" वो मरवा की तरफ देखकर पूछ रहा था। "रुहेल," वो झट से बोली थी, जबकि वो मुस्कुराकर सर हिलाता रुहेल को मरवा की गोद में दे चुका था। इसके छोटे-छोटे हाथ-पाँव देखकर वो बेइंतहा खुश होती इन्हें लबों से लगा रही थी। "ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा-सा गिफ्ट है," वो कहता पॉकेट से अंगूठी निकाल के इसके बाएँ हाथ की दरमियानी उँगली में पहना चुका था। "मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल करने का शुक्रिया," वो कहता इसके लबों को हल्का सा छूता इसकी पेशानी से पेशानी टकरा गया था। मरवा इसकी मोहब्बत के लिए दिल में अल्लाह की शुक्रगुज़ार थी, जिसने इसकी अनकही मोहब्बत को मौज़ाना तरीके से ख़त्म किया था। ख़त्म शुद तो ये नॉवल था डियर रीडर। इस नॉवल का नाम है अनकही मोहब्बत। इसके राइटर हैं पाकीज़ा माज़। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। मुझे तो अच्छा लगा और इस तरह का नावल नहीं था कि इंसान बोर हो। तो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा रिस्पॉन्स दें। मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।